Hello friends, welcome to IELTS तो टुडे वी आर गोइंग टू डू इंट्रोडक्शन आइल्स अग्री डिसअग्री इंट्रोडक्शन। इस क्वेश्चन को लेके टैक्स वाले क्वेश्चन को लेके पीपल शुड कीप ऑल द मनी एंड शुड नॉट पे टैक्स टू द स्टेट। तो कई बार जब ये क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स इनको दो पार्ट समझ लेते हैं कि उनको सारी मनी रख लेनी चाहिए एंड टैक्स नहीं देना चाहिए, दो अलग अलग चीज़ें हैं। तो ये एक ही बात है, शुड कीप ऑल द मनी मीन्स हम मनी का ही हिस्सा टैक्स देते हैं, अपने मनी का ही कुछ हिस्सा टैक्स के तौर पे देते हैं, तो वो नहीं देना चाहिए। सिंपली एक ही स्टेटमेंट है ये कि पीपल शुड नॉट पे टैक्स टू द स्टेट। तो अग्री डिसअग्री क्वेश्चन हम कर रहे हैं। सबसे पहले हम लेंगे एक जनरल स्टेटमेंट, और इससे पहले एक और जो सबसे पहले क्वेश्चन स्टूडेंट्स के माइंड में आता है, जैसे डू यू अग्री और डिसअग्री आ जाए या टू व्हाट एक्सटेंट डू यू अग्री आ जाए। तो स्टूडेंट सोचते हैं कि पार्शियली अग्री शायद हम इसमें नहीं जा सकते क्योंकि इसमें टू व्हाट एक्सटेंट नहीं पूछा, तो ऐसा नहीं है। पार्शियली अग्री यूजुअली हम हर एक अग्री डिसअग्री के क्वेश्चन में जा सकते हैं, यहाँ पर भी जा सकते हैं। डू यू अग्री और डिसअग्री है तो भी मैं कह सकती हूँ कि मैं पार्शियल हूँ, बट यहाँ पर क्या है कि अग्री और डिसअग्री में से सारे इंस्टीट्यूट्स भी यही सजेस्ट करते हैं, और मैं भी ये कहूँगी कि या तो ओनली अग्री जाओ या ओनली डिसअग्री जाओ, बिकॉज पार्शियली एग्री को मैनेज करना जो है हर एक यू कैन से एक स्किल्ड स्टूडेंट कर सकता है, लेकिन हमारे पास टाइम भी बहुत लिमिटेड होता है। हम ऐसा हो सकता है कि पार्शियली एग्री जाकर हम फिर एक बीपी में कुछ कहें, उसके बाद सेल्फ कॉन्ट्राडिक्ट कर जाएं अगले बीपी में, लाइक उसी के अगेंस्ट कुछ कह दे, लेकिन ऐसा हम नहीं कर सकते, इससे बैंड से टकराएंगे। तो अग्री डिसअग्री जब हम जाते हैं ना, तो हमारे माइंड बहुत क्लैरिटी रहती है कि हमने इसके सारे फेवर में पॉइंट्स लिखने हैं या इसके सारे डिसफेवर में पॉइंट्स लिखने हैं। तो इट इज़ ऑलवेज बेनिफिशियल अगर आप या तो कम्प्लीटली एग्री जाओ या कम्प्लीटली डिसएग्री जाओ। अब हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन। जब हम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम क्या लेते हैं, एक हुक स्टेटमेंट। हुक स्टेटमेंट में भी अब बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट रहता है कि कुछ इंस्टीट्यूट्स मना करते हैं, कुछ कहते हैं कि लाइक ये लाइक यहाँ पर क्या है कि कंपलसरी नहीं है हुक स्टेटमेंट लेना, बट इट इज़ अगेन आई सजेस्ट कि आप क्वेश्चन को एकदम से डायरेक्टली स्टार्ट कर दोगे कि पीपल शुड नॉट पे टैक्स, तो वो एक अच्छा लुक नहीं देता। कंपलसरी नहीं है लेकिन वो मना नहीं किया हुआ, आप क्वेश्चन को हुक स्टेटमेंट से स्टार्ट कर सकते हो, बिकॉज इट इज़ गोइंग टू गिव यू अ नाइस स्टार्ट टू योर ऐसे। तो अब यहाँ पर हुक स्टेटमेंट होता क्या है, कैसे लेंगे। जैसे अगर टैक्स पर ये क्वेश्चन है तो ऑब्वियसली मैं टैक्स पर लेना चाहती हूँ, मेरा जो कीवर्ड है वो टैक्स है और मैं टैक्स पर हुक स्टेटमेंट लेना चाहती हूँ। वेट, या तो गैस सॉरी फॉर दिस, आई हैड टू गो फॉर सम टाइम। तो टैक्स पर हमने जनरल स्टेटमेंट लिखनी है। तो बेसिकली यहाँ पर एक और चीज़ जो है, मैं मतलब स्टेप बाय स्टेप आई एम कवरिंग एवरीथिंग, कुछ भी नहीं छूटेगा। टैक्स पर नॉर्मली क्या जनरल स्टेटमेंट क्या कैसी हम किस तरह की नहीं लिख सकते वो हम बात करेंगे। जैसे अगर क्वेश्चन में जो क्वेश्चन का इशू है वही आपको, मतलब जो कन्फ्यूजिंग इशू है क्वेश्चन का कि टैक्स देना चाहिए या नहीं, और उसी पर पूरा क्वेश्चन डिपेंड है। तो अगर आप जनरल स्टेटमेंट में कुछ ऐसा ले लेते हो कि टैक्स देना जो है, मान लो किसी स्टूडेंट ने ले लिया कि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए या डेवलपमेंट के लिए बहुत एक अच्छा है, इंपॉर्टेंट है, क्रूशियल है, अगर ऐसी कोई लाइन लिख दी तो वो बहुत ही गलत हुआ। क्यों? क्योंकि ऐसा लगा आपने फर्स्ट लाइन में ही अपना उसको खोल दिया, राज खोल दिया, अपना ओपिनियन ही बता दिया कि आप तो टैक्स के फेवर में हो, तभी आपने पहली स्टेटमेंट में ही ऐसा लिख दिया कि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए टैक्स अच्छा है। तो यहाँ पर तो एग्जामिनर को फर्स्ट स्टेटमेंट में, फर्स्ट लाइन में ही पता चल जाएगा कि आप किस साइड पे हो। ऐसा हमने नहीं करना। तो हम एक जो जनरल स्टेटमेंट है वो न्यूट्रल लेते हैं, मीन्स ना प्लस ना माइनस, ना पॉजिटिव बता रही है ना नेगेटिव बता रही है। तो यहाँ पर मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि टैक्स बहुत टाइम से जो है गवर्नमेंट लेती आ रही है बहुत सारी कंट्रीज में, इट्स काइंड ऑफ नॉर्म। accumulation of tax amount is by the government, ले लेते हैं, by the ruling body is an age old norm in majority of nations, in the मैं इन मैनी नेशंस भी ले सकते, मेजॉरिटी ले रही हूँ क्योंकि ज़्यादातर नेशंस तो लेते ही हैं, मेजॉरिटी ऑफ द नेशंस। अब एक और टिप यहाँ पे मैं देना चाहूँगी। मैंने यहाँ कैसे स्टार्ट किया, एक्यूमुलेशन से, ION वाला जो वर्ड है ये एक नाउन है,
मतलब अब नॉर्मल स्टूडेंट क्या लिखता है कि गवर्नमेंट मैनी कंट्रीज गवर्नमेंट कलेक्ट द टैक्सेस, बट इसमें नया क्या है, आप किसी वर्ब को स्पेशली किसी अलग सी वर्ब से स्टार्ट करो। जैसे एक्यूमुलेट से बहुत कम स्टूडेंट स्टार्ट करेंगे, तो मैंने एक्यूमुलेशन से स्टार्ट किया, और एक्यूमुलेट यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से सीधा ही कुछ स्टार्ट कर लेते हैं, एक्यूमुलेट द टैक्स एक्सपेंसेस। भाई एक्यूमुलेट से स्टार्ट करो तो मीनिंग कुछ नहीं बन रहा, उसका नाउन बनाना पड़ेगा एक्यूमुलेशन। इसका मतलब हो जाएगा कि एक्यूमुलेट करना, दो वर्ड्स ये जो है समझा रहा है। एक्यूमुलेट करना टैक्स अमाउंट को रूलिंग बॉडीज़ के द्वारा बहुत ही पुराना नॉर्म है, एज ओल्ड नॉर्म है इन मेजॉरिटी ऑफ द कंट्रीज़। तो स्टार्टिंग हमेशा ध्यान रखो, किसी अलग से वर्ड से स्टार्ट करो, नॉर्मल गवर्नमेंट से नहीं स्टार्ट करना, पीपल से नहीं स्टार्ट करना, किसी और अच्छे से वर्ड से हम स्टार्ट करेंगे। एंड उसके बाद वी हैव टू रीफ्रेज द क्वेश्चन। रीफ्रेज में व्हाट वी हैव टू डू, क्वेश्चन का जो इशू है सेम एज इट इज़ बताना है, उसमें कुछ प्लस या माइनस नहीं करना, सब एज इट इज़ होना चाहिए, लेकिन अपने वर्ड्स में बताना है, क्वेश्चन वाले वर्ड्स कोशिश करने कम यूज़ हों। पीपल शुड कीप ऑल द, अब एक और यहाँ पर टिप आ जाती है अग्री डिसअग्री वाले क्वेश्चन में जो फॉलो होगी। अगर आप सीधा लिख दो कि पीपल शुड नॉट पे टैक्स टू द स्टेट, मान लो मैंने डायरेक्ट लिख दिया, तो वो भी ऐसा लगेगा मेरा ओपिनियन है, लेकिन मैं यहाँ मेरा ओपिनियन नहीं दे रही, पहले मैं क्वेश्चन तो बताऊंगी उसको कि ये हमारा क्वेश्चन है। यहाँ पर तो मैंने क्वेश्चन नहीं बताया, एक बेस सेट किया है, लेकिन उसके बाद मैं क्वेश्चन बताऊंगी कि ये क्वेश्चन है कि टैक्स लेना चाहिए या नहीं, उसके बाद मेरा ओपिनियन आएगा ना। तो इसीलिए मैं डायरेक्ट नहीं लिख सकती, मैं इससे पहले स्टेटमेंट से पहले, इसको स्टार्ट करने से पहले इट इज़ आर्ग्यूड दैट ज़रूर लिखूंगी। और इसके भी बहुत अल्टरनेटिव्स, आप सम पीपल थिंक दैट भी ले सकते हो, बट हाँ अदर पीपल बीच में नहीं लेके आना, एक ही व्यू है, टू व्यूज़ नहीं है। सम पीपल थिंक दैट लिख सकते हो, इट इज़ आर्ग्यूड दैट लिख सकते हो, देर इज़ अ जनरल स्टेटमेंट अकरिंग दैट ऐसा भी लिख सकते हो, देर इज़ अ ग्रोइंग कंसेंसस दैट ऐसा भी लिख सकते हो, देर इज़ अ ग्रोइंग कंसेंसस दैट मीन्स लोगों में एक भारी एग्रीमेंट है इस चीज़ को लेकर। तो देर इज़ एन इट इज़ आर्ग्यूड दैट लिया, इसका मतलब क्या होता है कि ये कहा जा रहा है, मैं नहीं कह रहा, अभी ये कहा जा रहा है, क्वेश्चन में आ रहा है, उसके बाद मैं अपना ओपिनियन बताऊंगा। तो इट इज़ आर्ग्यूड दैट people should keep all the money and should not pay tax to the state. नाइटिजन्स और सिटीजन्स भी कह सकते हैं, should refrain from, रिफ्रेन फ्रॉम का मतलब क्या होता है, अब शुड नॉट पे टैक्स टू द स्टेट की जगह मैं ले रही हूँ शुड रिफ्रेन फ्रॉम पेइंग टैक्स टू द स्टेट। रिफ्रेन फ्रॉम का मतलब उसको उन लोगों को इस चीज़ से हटना चाहिए, इस चीज़ से बचना चाहिए, इस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए, नहीं करनी चाहिए जो चीज़। तो उसके लिए रिफ्रेन फ्रॉम, मान लो मैं कह रही हूँ कि पीपल को लाइक लोगों को स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए पब्लिक प्लेसेस में, उसमें भी नेगेटिव लगाने की जरूरत नहीं, हम कहेंगे कि पीपल शुड रिफ्रेन फ्रॉम स्मोकिंग इन द पब्लिक प्लेस। तो इट इज़ आर्ग्यूड दैट नाइटिजन शुड रिफ्रेन फ्रॉम पेइंग कॉन्ट्रीब्यूशन, पे को भी हम रिपीट नहीं कर सकते, तो हम क्या लिख सकते हैं, कॉन्ट्रीब्यूट ब्यूटिंग। अब फ्रॉम है यानी कि कोई भी एक और टिप है, प्रेपोजिशन आ जाती है कोई भी टू को छोड़ के, हर एक प्रेपोजिशन के साथ डायरेक्ट जब भी वर्ब आ रही है तो आईएनजी जरूर लगेगा। रिफ्रेन फ्रॉम कॉन्ट्रीब्यूटिंग अ पार्ट, अ पोर्शन, अ प्रोपोर्शन ऑफ देयर इनकम इन इन द फॉर्म ऑफ टैक्स टू द गवर्नमेंट। तो अब क्वेश्चन था पीपल शुड कीप ऑल द मनी शुड नॉट पे टैक्स, मैंने क्या किया, नाइटिजन शुड रिफ्रेन फ्रॉम कंट्रीब्यूटिंग, शुड नॉट पे तो नहीं लिख सकते थे, इसलिए मैंने कहा कि अपने इनकम का एक हिस्सा कंट्रीब्यूट नहीं करना चाहिए, अपनी इनकम एक ही बात हो गई। तो फ्रॉम कंट्रीब्यूटिंग अ प्रोपोर्शन ऑफ देयर इनकम, ऑफ कोर्स सारी इनकम नहीं प्रोपोर्शन ही देते हैं, तो अ प्रोपोर्शन ऑफ देयर इनकम इन द फॉर्म ऑफ टैक्स टू द गवर्नमेंट। अब आता है अग्री डिसअग्री कि मैं अग्री हूँ या डिसअग्री, तो उसके लिए भी मतलब बहुत सारी लाइंस हैं मेरे पास, अगर आप हमारा कोर्स लेते हो तो बहुत सारे मतलब अग्री डिसअग्री को लिखने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं कि कैसे लिखना है। यहाँ पर मैं एक ही बताऊंगी अग्री के लिए, आई एम एट अकॉर्ड विद द स्टेटमेंट, और लास्ट वाली जो इसके बाद जो स्टेटमेंट है वो ऑप्शनल है, आप लिख भी सकते हो, नहीं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिस ऐसे intends to means wants to elucidate, substantiate ले लेते हैं, substantiate
The arguments in favor of my stance. ये ऐसे जो है इंटेंस टू मीन्स वांट्स टू, सब्सटैंशिएट का मतलब क्या होता है, ये सब्सटैंशिएट बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसका मतलब है कि और मजबूत कर देगा, और मजबूत कर मतलब सब्सटैंशिएट कर देगा, प्रूफ कर देगा, मतलब आर्ग्यूमेंट्स, ये सब्सटैंशिएट करेगा आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ माई स्टैंस, ये आर्ग्यूमेंट्स देगा मेरे स्टैंस में, जो मेरा स्टैंस क्या होता है, मेरा व्यू पॉइंट, उसके फेवर में आर्ग्यूमेंट्स देगा, मतलब तर्क देगा कि ये रीज़न है, रीज़न देगा और उन्हें प्रूफ करेगा। तो आई होप इंट्रोडक्शन इज़ क्लियर। यू कैन लेट मी नो अगर आप बॉडी पैराग्राफ्स और उनकी एक्सप्लेनेशंस भी चाहते हैं या उन पर वीडियोस चाहते हैं, बट बेटर ये होगा कि अगर आप जो स्क्रीन पर दिया गया नंबर है उस पर जाकर अगर आप कोर्स ले राइटिंग टास्क 2 का, अगर उसके बारे में इंक्वायरी करें, बिकॉज इसी तरह की क्वालिटी मिलेगी आपको राइटिंग टास्क 2 फुल फ्लेज्ड, यू विल बी परफेक्ट इन इट फ्रॉम ऑल द एस्पेक्ट्स, यानी कि कोई डाउट रहेगा ही नहीं, इस तरह से जो है प्रिपरेशन होगी आपकी। यू कैन लेट मी नो, you can WhatsApp me on the given number, and please subscribe this channel, share this video with your friends who are doing IELTS. That will be really helpful for me. Thank you.